नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। संसद के नए भवन का जो है सुचारू रूप से उद्घाटन कर दिया गया है। पुराने संसद भवन अब अतीत के सवाल के घेरों में रह गए हैं, इतिहास के पन्नों में अब समा गए हैं। फोटोग्राफी हुई है, लोगों ने अपने मनमोहक संजोए यादों को याद किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव भी अब इसी नए संसद भवन से होनी है। इस नई संसद भवन की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोकसभा चुनाव 2024 होगा और संसद यानी लोकसभा का निचला सदन, जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, उसको भंग भी इस नई बिल्डिंग में ही किया जाना है। और उसी लोकसभा चुनाव की शुरुआत और गर्माहट के बीच पूरे देश में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए, या कहें कि कैसे दिल्ली की या हस्तिनापुर की गद्दी पर नया चेहरा, नई हुकूमत लाई जाए या बदली जाए, इसके लिए जी तोड़ कोशिश पूरे देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। तो इन तमाम सवालों पर और इन तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं पर मशहूर शायर हबीब जालिब ने कहा था, कभी हमारे यहाँ भी जमहूरियत तो आए, कभी हमारे यहाँ भी जमहूरियत तो आए, यही हबीब की हसरत है। यानी शायर उस बात को बार बार याद दिला रहा है, उस बात को बार बार बोल रहा है कि जनता की जमहूरियत, जनता की लोकतंत्र घर घर तक पहुंच जाए। और भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमेशा से लोकतंत्र को मजबूत करता रहा है, चाहे वो वैशाली का इतिहास हो या फिर आधुनिक समय में भारत का लोकतांत्रिक परंपरा। हर तरफ भारत पूरी दुनिया को लोकतंत्र के बारे में सीख देता रहा है, या फिर कहें कि लोकतंत्र कैसे जनता की भलाई के लिए, जनता के लिए या फिर जनता के द्वारा कैसे शासन की जाती है, इन तमाम सवालों का जवाब भी बहुत आसानी से देता रहा है। 75 साल के इतिहास में पुराने संसद भवन को अब हम लोग इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे, कहानियां सुनेंगे। नई संसद भवन हमारे विकसित भारत की नई इबारत लिखी जाएगी या फिर यहीं से विकसित भारत की शुरुआत होगी। इन तमाम सवालों के बीच बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर गर्माहट भी है और बिहार की जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से 40 लोकसभा सीट है और यहाँ 40 में 39 लोकसभा सीटों पर एनडीए यानी भाजपा नीति गठबंधन का सत्ता है, उनके अपने यहाँ से सांसद हैं। और 2024 में इन्हीं 39 सांसदों में से सेंधमारी करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। तो हम इस सेंधमारी के बीच में, जैसे ही आपको मैंने शायर हबीब जालिब की वो पंक्ति मैंने सुनाई है, मेरे घर में भी जमहूरियत आनी चाहिए। और वो जमहूरियत की बात मैं इसलिए, लोकतंत्र की बात मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार में या देश में हमेशा की तरह लोकतंत्र में जिस तरीके से अभी महिला विधेयक की बात हुई है, महिला आरक्षण की बात हुई है, उसी तरीके से लगातार अल्पसंख्यकों का सवाल उठता है। और बिहार में जिस तरीके से सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी है या दावेदारी है, उसमें अल्पसंख्यकों की भी बड़ी हिस्सेदारी मानी जाती रही है। खास करके जिस तरीके से बिहार में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है केंद्र के हिसाब से, हालांकि मौजूदा समय में सत्ता पक्ष में वो पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल और उसके सुप्रीमो लालू यादव है, लगातार वो एमवाई समीकरण की बात करते हैं। और उसी एमवाई समीकरण के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में भी आपको प्रत्याशी मिल जाएंगे, तो इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और नहीं होगा अतिशयोक्ति तो आपको उसी अल्पसंख्यक अकलियत के सवाल पर हम आपको ऐसे नेताओं के आज जानकारी देने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं जो 2024 में राजद की तरफ से, विपक्षी एकता की तरफ से मैदान में फाइट करते हुए नजर आएंगे। और उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो राजद का पहला नाम अब्दुल बारिक सिद्दीकी के रूप में निकल कर आता है, जो 2019 में दरभंगा से चुनाव लड़े थे। भाजपा के यानी एनडीए के कैंडिडेट गोपाल जी ठाकुर से चुनाव हार गए। राजद में कद्दावर चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहां भी उनकी हार हुई। लेकिन 2024 में फिर से एक बार वो अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे, जो अकलियत के रूप में राजद की तरफ से बड़ा चेहरा या फिर महागठबंधन की तरफ से बड़ा चेहरा के रूप में सामने आ सकता है। दूसरा नाम है आपका तनवीर हसन का, जो पिछले बार चुनाव लड़े थे बेगूसराय से।
वो भी राजद के बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं। अक़लियत समाज से आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में लड़ रहे थे, जहां से एनडीए भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह मौजूदा समय में सांसद हैं। वहां से 2019 में तनवीर हसन चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव में जो परिणाम आए थे उसके हिसाब से तनवीर हसन तीसरे पोजीशन पर ही रहे थे, लेकिन 2024 में फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है अल्पसंख्यक चेहरा के बुनियाद पर। तीसरा नाम है, मिथिलांचल से ही आता है। वो नाम थोड़ा असमंजस वाली स्थिति में है, लेकिन वो नाम बड़ा है। मौजूदा समय की बात करें तो अली अशरफ फातमी का नाम है। उनका मौजूदा समय में जो ठिकाना है, यानी जो आसरा है, वो जनता दल यू में है। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव से उनकी करीबी रही है, हालिया घटना की अगर बात करें तो लालू यादव जब अपने इलाज के दौरान सिंगापुर में मौजूद थे तो अली अशरफ फातमी ने उनसे जाकर सिंगापुर में मुलाकात की थी। तो चर्चाएं ये भी है कि जिस तरीके से अली अशरफ फातमी की राजद और लालू परिवार से नज़दीकियां रही है, इससे पहले वो राजद से सांसद भी रह चुके हैं, 4 से 9 मनमोहन सिंह के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। 2024 में फिर से वो किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। सीट कौन सी होगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने मधुबनी से एज ए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमाई। चुनाव में हार मिला है, लेकिन 2024 में फिर से वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं। राजद पार्टी हो ऐसी संभावना जताई जा रही है और उनकी पकड़ बिहार के कई जिलों के साथ साथ मिथिलांचल में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और यही वो आधार हो सकता है जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। बात अगर मधुबनी की करें तो मौजूदा समय में भाजपा के टिकट पर आकाश यादव चुनाव कर संसद में पहुंचे हुए हैं, जो हुकुमदेव नारायण के पुत्र हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो नाम है आपको अली अशरफ फातमी के बाद का जो नाम है वो फैसल अली का नाम आता है, जो शिवहर से 2019 में चुनाव लड़े थे, फिर से तैयारी कर रहे हैं। लगातार वो शिवहर के इलाकों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। राजद के वो भी पुराने नेता हैं, पेशे से पत्रकार रहे हैं, अभी पार्टी में महासचिव के पद पर कार्यरत हैं और लगातार शिवहर के क्षेत्रों में घूम रहे हैं। वो भी अल्पसंख्यकों के बीच में अच्छी खासी उनकी पैठ मानी जाती है और राजद उनको उम्मीदवार बना दे ऐसी संभावना देखी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवहर से चुनाव लड़े थे, भाजपा के रामा देवी से चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी ठोक रहे हैं। हालांकि अंदर खाने की जो बात है उसके मुताबिक आनंद मोहन भी शिवहर से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल कारण है उसके हिसाब से शायद उनको टिकट मिले, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ऐसी संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आनंद मोहन की भी चर्चा है, लेकिन जो मुस्लिम चेहरे के रूप में है तो फैसल अली का नाम सबसे पहले जरूर आ रहा है। और जो अब नाम जो निकल कर आता है वो नाम है सरफराज आलम का। सीमांचल का इलाका जो MY समीकरण के तहत सबसे फिट बैठने वाला पिच है, सबसे फिट माने जाने वाला मैदान है, और लालू यादव का जो अपना समीकरण उसके तहत सबसे बेहतर जगह कोई आता है तो सीमांचल का इलाका है। और वही सीमांचल के इलाका से सरफराज आलम आते हैं, जो सीमांचल या कहें कि सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बड़े पुत्र हैं। हालांकि ये भी 2019 लोकसभा चुनाव में हार गए हैं। अगर चुनावी यात्रा की बात करें, लोकसभा संसदीय चुनावी यात्रा की बात करें तो ये अपने पिता की मौत 2017 में होने के बाद बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव में जीतकर संसद पहुंचे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदीप कुमार से ये चुनाव हार गए। लेकिन तैयारी फिर से इनकी अररिया में देखी जा रही है। लगातार हर मंच पर वो देखे जाते हैं, कहीं घटना होने पर लगातार अपने जनता कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सीमांचल के इलाके से RJD की MY समीकरण को शायद सरफराज आलम एक बार फिर से ताकत देते हुए नजर आएंगे। हालांकि सीमांचल का और भी जिला है, लेकिन और भी जिले में राजद का जो मौजूदा स्थिति है वो सरफराज आलम से बड़ा कोई चेहरा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि अब एक और नाम उसमें और है, वो नाम है आपका हिना साहब का। जो हिना साहब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं, सिवान से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। राजद क्या उनको इस बार टिकट देगी या नहीं देगी, किस पार्टी में रहेंगे,
क्या वो सचमुच में इस बार फाइट करेंगी, चुनाव लड़ेंगी? तमाम तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिना साहब को पार्टी इस बार फिर से टिकट दे सकती है? ये सवाल लगातार उठ रहा है। जिस तरीके से शहाबुद्दीन की मौत हुई है, उसके बाद से जिस लालू परिवार के बीच में और शहाबुद्दीन परिवार के बीच में दूरियां जो लगातार देखने को मिली है, अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक 10 सर्कुलर रोड में शहाबुद्दीन परिवार की तरफ से कोई भी आदमी मिलने को नहीं आया। एक बार खुले मंच पर हिना साहब साफ बोल चुकी हैं कि हम अभी किसी पार्टी में नहीं हैं, लेकिन राजद के तमाम कार्यकर्ता नेता बोलते रहते हैं। शहाबुद्दीन की तरफ से, हिना साहब की तरफ से चर्चाएं दूसरी तरफ भी होती रहती है कि हिना साहब अगर 2024 में चुनाव लड़ेंगी तो पार्टी राजद नहीं होगा। लेकिन मौजूदा समय में राजद को भी एक बड़ा चेहरा मुस्लिम के रूप में, अक़लियत के रूप में मानी जा रही और समझी जा रही। शायद 2024 में राजद की पार्टी से ये भी किस्मत आजमाती नजर आए तो कोई अतिशयोक्ति की बात, आश्चर्यजनक की बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से 3 चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है, खास करके 2019 की बाहुबली अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह से उनकी हार मिली थी। हालांकि जब चुनाव हुआ था तो काफ़ी चर्चा हुआ था, मैडम बाहुबली के नाम से लोग चर्चाएं भी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से अजय सिंह, वो भी एक बाहुबली छवि के नाम से जाने जाते थे और शहाबुद्दीन भी बाहुबली छवि के नाम से जाने जाते थे और दोनों की पत्नी आमने सामने थी। चुनाव में हिना साहब को हार मिला है, लेकिन 2024 में कौन होगा ये भी सवाल है। तो इस तरीके से 2024 के मैदान में, 2024 के रन में राजद के तरफ से ये मुस्लिम चेहरे हैं, अक़लियत चेहरे हैं जो पूरे बिहार में अपनी अच्छी खासी पकड़ के लिए जाने जाते हैं, जो चुनावी मैदान में आपको नज़र आ सकते हैं या कहें कि राजद की तरफ से टिकट दिया जा सकता है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, मुसलमानों को लेकर, अक़लियतों को लेकर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।